हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने फायर एंड आइस वो पोएम पढ़ा और आज का हमारा टर्म है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार एक शॉर्ट में हम उसका जो पोएम है उसकी समरी को हम समझ लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये 1920 में लिखा था जब उनका कन्वर्सेशन हुआ था एक हार्लो शेफली नाम के एक एस्ट्रोनॉमर से, एस्ट्रोलॉजर से। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। 1919 में जस्ट ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो ये बात एक कवि होने के नाते उनके मन में आई और उन्होंने ये बात पूछा उन हार्लो साहब से। तो उन्होंने कहा कि देखो, या तो ये दुनिया जल कर ख़त्म होनी है या फिर ये दुनिया फ्रीज कर जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, ऐसे इसका ख़त्म होना है। आप देख लीजिए कैसे होना है, आपको कैसा ठीक लगता है। तो क्योंकि ये दुनिया हमारे ही वजह से ख़त्म होगी, हम ही इसको ख़त्म करने पे तुले हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप देख लीजिए आपको कैसा चाहिए। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कि ये दुनिया जल कर ख़त्म होगी या फिर बर्फ़ बन जाएगी, तो फायर और आइस ये दो ट्रेट्स उन्होंने लिए और ह्यूमन डोमेन में आने के बाद फायर को उन्होंने ग्रीड वाले से रिलेट किया, सिंबलाइज किया। मतलब ग्रीड और लस्ट और इन चीज़ों को उन्होंने फायर से सिंबलाइज किया और हेट्रेड, क्रुएल्टी, इन सब चीज़ों को, इनसेंसिटिविटी, इन चीज़ों को इन्होंने आइस से सिंबलाइज किया। पोएम में वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जल करके ख़त्म हो जाएगी, आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस से, बर्फ़ बन करके ख़त्म हो जाएगी। आगे पोइट कहते हैं कि अगर मेरे से पूछिए तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, मैं उनको अग्री करता हूँ। लेकिन मतलब जहाँ तक मैंने डिज़ायर को देखा है इस धरती पे, लोभ, लालच, इन सब चीज़ों को मैंने जहाँ तक देखा है धरती पे, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया फायर से यानी लालच से ख़त्म होगी। आगे फिर वो कहते हैं कि लेकिन अगर इस दुनिया को ख़त्म करने की दोगुनी ताकत किसी चीज़ में है, इस दुनिया को दो बार अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वह है नफ़रत। और इस चीज़ को लेकर के बहुत श्योर हूँ मैंने जो देखा है धरती पे, मेरा जो अनुभव है अभी तक कि कितनी नफ़रत है और कितनी नफ़रत हो सकती है। तो नफ़रत जो है वो लालच से कहीं बड़ी एक ताकत है और इस धरती को जितने टाइम में फायर ख़त्म करेगी उसके दोगुनी ताकत से उसके आधे समय में ये ख़त्म कर देगी। और इस चीज़ के लिए जो नफ़रत है वो बिल्कुल केपेबल है। तो ये उन्होंने कहा था अपने पोएम में। अब अगर इस पोएम का राइम स्कीम आप देखते हैं तो वो ए बी सी बी करके है। कल जो पोएम हमने किया था उसमें बताया भी था। तो पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सब हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? कहता है कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं कि कैसे दुनिया ख़त्म होगी। क्या आपको लगता है कि वाकई में दुनिया ख़त्म होगी? तो बिल्कुल ख़त्म होगी। ठीक है, साइंस भी कहता है और जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी कहते हैं, हिंदुज़म भी कहता है कि एक दिन प्रलय का होना निश्चित है। क़यामत की बात शायद कुरान में भी है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाइबल भी सेम बातें कहता है। तो हर जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स है वो भी यही बात कहते हैं। और साइंस भी आज के डेट में ये बात मानने लगा है कि इस दुनिया का अंत होना ही होना है। पहले वो हंसते थे इन चीज़ों पे, बट अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से उस तरफ चल रहे हैं। और अभी जो ये हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस एंड ऑल, तो पता नहीं मतलब क्या होगा। खैर, तो आंसर हम करेंगे कि निश्चित तौर पे इस दुनिया का अंत, मतलब अगर ये पूछता है कि डू यू थिंक दिस वर्ल्ड विल एंड सम डे, तो डेफिनेटली दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड वन डे। एक न एक दिन ये ख़त्म तो होना ही है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट? कि क्या होगा अगर ये सूरज इतना गर्म हो जाए कि ये बर्स्ट कर जाए? तो सबसे पहले मुझे लगता नहीं है कि सूरज के इतना गर्म होने तक, उसके बर्स्ट करने तक हम सर्वाइव करेंगे वो देखने के लिए। धरती का टेम्परेचर कुछ ही डिग्री बढ़ने पे तो हमारा काम तमाम है।
तो साइंटिफिकली अगर हम कहें तो यही कहेंगे कि एनी फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव अप टू दैट मोमेंट, दैट इट शुड बी एबल टू सी द सन बर्स्ट, कि सन को बर्स्ट करते हुए देखने के लिए कोई ऐसा जीव अभी तक तो कुछ जीवन का कोई रूप इस धरती पे है नहीं जो तब तक सर्वाइव करे। तो मीनवाइल ऑन द वे वी विल वैनिश समवेयर, वी विल ऑल ब्रॉट टू एशेस, हम सब राख हो चुके होंगे। सूरज को उतना गर्म होते हुए हम देखने के लिए रहेंगे नहीं। और फिर भी अगर ये बर्स्ट कर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो एक और आइडिया है इसमें कि हम सब जानते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है इसमें 9 प्लैनेट्स हैं, हमारा अर्थ उसमें से एक है जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के ही ग्रेविटेशन से बंध करके उसके चारों ओर ये रिवॉल्व कर रहे हैं। वी आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द सन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ये बचपन में जो आपने पढ़ा होगा कि ये पूरा सिस्टम ऐसा ही है जैसे कि हमने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है और एक गेंद को उसमें से टाइप किया हुआ है, एंड वी आर इसको हम गोल घुमा रहे हैं। तो सेम इज़ द सिचुएशन विद द सन। ये जो हमारा अर्थ है वो उसी बॉल के जैसा है, जो सन है वो हमारा हाथ है, एंड दैट रोप जिसे हमने उस गेंद को बांध रखा है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब सन बर्स्ट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल it will vanish, and all the planets, they will either scatter around in the space, or they will all collide with each other, and this earth will be मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, and we will be all vanished, हम सब पता नहीं स्पेस में कहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर सूरज गर्म होकर के बर्स्ट करता है तो वहाँ तक हम सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर बर्स्ट करता है तो ये सारे जो ग्रह हैं, सारे नक्षत्र हैं, ये आपस में टकरा जाएंगे और एक भीषण विध्वंस होगा। इट विल ब्रिंग अबाउट एन अल्टीमेट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर ये ठंडा होता जाता है तो सूरज को ठंडा होने की ज़रूरत है नहीं, स्पेस ऑलरेडी बहुत ठंडा है, तो सूरज केवल बुझ जाए, उसको ठंडा होने की ज़रूरत नहीं, उसकी ठंडक से हम नहीं मरने वाले हैं। स्पेस ऑलरेडी बहुत ठंड है। जो पोलर जो धरती के जो पोल्स हैं दोनों, नदर्न और साउदर्न, हम जानते हैं कि वहाँ बर्फ़ जमी हुई है। ये जो स्पेस का टेम्परेचर है पता नहीं माइनस में कितने डिग्री है, जब तक सन है तब तक ये धूप है, थोड़ी सी गर्मी है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। सूरज को ठंडा होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी गर्मी चली जाए हम सब खत्म हो जाएंगे। एवरीथिंग विल फ्रीज, द वेजिटेशन, any form of life will not be able to survive, and that will be a very painful death. So that's what that is what is supposed to happen if the sun bursts or it gets cold. दूसरा है कि कुछ एक वर्ड्स दिए गए हैं, इनको कहता है कि आप फायर वाले साइड में रखिए या फिर आइस वाले साइड में रखिए, यानी ग्रीड वाले साइड में रखिए या फिर हेट्रेड वाले साइड में रखिए। ग्रीड विल गो टू फायर, एवराइज का मतलब लालच होता है, इट विल गो टू फायर। क्रुएल्टी का मतलब होता है नफरत, इट विल गो टू आइस। लस्ट मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ग्रीड, तो दैट विल गो टू फायर साइड। कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ऐसा तो साउंड करेगा जैसे इसको हम आइस वाले साइड में डाल दें, लड़ाई झगड़े की बात है, लालच की बात नहीं। बट ध्यान रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट लालच की वजह से ही आता है, तो आप इसको फायर वाले साइड में रखेंगे। फ्यूरी अगेन इज़ गुस्सा और ये चीज़, तो इट विल गो टू आइस साइड, ये आइस वाले में जाएगा। इंटॉलरेंस, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये आइस वाले साइड में जाएगा। रिजिडिटी का मतलब ही हार्डनेस होता है, तो गो टू आइस साइड। इनसेंसिटिविटी, वी आर नॉट मतलब वी डोंट हैव एनी हम किसी बात को लेकर के कोई जिए मरे, वी आर नॉट वी डोंट बॉदर, तो दैट इज इनसेंसिटिविटी। वी आर इनसेंसिटिव टू जॉय, सॉरो, ऑल दिस थिंग्स, इट विल गो टू आइस साइड। कोल्डनेस, आइस। इंडिफरेंस मीन्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खुश है कौन दुखी है, तो इट विल गो टू आइस साइड। हेट्रेड, आइस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पैटर्न पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट आइडियाज इन द पोएम। पोएम का राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम हमने देखा था कल कि पहला है फायर, दूसरा है आइस। मतलब राइम स्कीम, हर लाइन के आखिरी वर्ड को देखिएगा कि किसके साथ वो राइम कर रहे हैं। पहले लाइन का आखिरी वर्ड फायर है, वो तीसरी लाइन और चौथे लाइन के आखिरी वर्ड को राइम कर रहा है। दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड आइस है, वो पांचवें लाइन को
5वें लाइन का जो आखिरी वर्ड ट्वाइस है उसको राइम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो आइस को कर रहा है राइम, और आखिरी वर्ड सफाइस को राइम कर रहा है। इन बिटवीन दो और वर्ड्स आए हैं, हेट और ग्रेट। ये दोनों भी हेट्रेड को ही दिखा रहे हैं, आइस वाले साइड को ही दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो राइम स्कीम है, ये पोएम के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से सामने लाता है। अभी आप सोचिए कि पहला जो लाइन का आखिरी वर्ड है वो है फायर, ठीक है। दूसरा लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो है आइस। तो इन दो वर्ड से जो एक दूसरे को राइम नहीं कर रहे हैं, ए और बी जिसको हमने माना है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को इन्होंने डाल दिया। उसके बाद तीसरा और चौथा लाइन जो है उसमें फायर और डिज़ायर, ठीक है, फायर और डिज़ायर इन्होंने लिया है, जो ए यानी पहले वाले आइडिया को राइम कर रहा है, उसको मैच कर रहा है। तो इस 3 लाइन से पोएट ने एक ही राइम कर रहे हैं ये तीनों लाइन, ठीक है। जो पहला लाइन पढ़िए आप, पहला लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। इसको राइम करता हुआ लाइन है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो ये फायर, डिज़ायर, फायर, इन्होंने फायर को कंप्लीट कर दिया। अब इन्होंने उठाया आइस को, ठीक है, जो सेकंड लाइन का आखिरी वर्ड था। अब जितना आगे का आएगा वो सारा आइस को ही राइम करने वाला वर्ड आएगा, और राइम करने में 2 और वर्ड्स आएंगे, बल्कि जो सेंस रहेगा वो आइस वाला यानी हेटेड वाला ही रहेगा। आप देख लीजिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस इज राइमिंग विद आइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट ये लेकर के आए, आइस को ही आइस हेट को ही सिंबलाइज कर रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगेन ये आइस आ गया, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आइस, सफाइस और फिर से ये ट्वाइस, ये वर्ड्स जो हैं ये आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं और हेट्रेड, आइस को राइम कर रहे हैं और हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फायर को इन्होंने लिया और डिज़ायर को सिंबलाइज कर दिया फायर से, और फायर, डिज़ायर, फायर ऐसे राइम किया। आइस को इन्होंने लिया हेट के लिए, और आइस, सफाइस, ट्वाइस ऐसे करके राइम करा दिया, और हेट के लिए एक वर्ड इन्होंने ग्रेट ले लिया। तो हेट, ग्रेट, आइस, ट्वाइस, ये BC बी, वो भी एक राइमिंग हो गई। अगर केवल बी की राइमिंग आ जाए तो थोड़ा अच्छा साउंड नहीं करेगा, तो उसके लिए एक सी को लेकर के आए, लेकिन जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, जो प्राइमरी राइमिंग वर्ड है वो आइस ही है, बी ही है, BC बी, 3 बी है, ठीक है। तो पहले 2 लाइन से इन्होंने 2 आइडियाज़ दिए, फायर और आइस। फायर में फायर और डिज़ायर वाले को किया, एक ही साइड को किया, केवल फायर ग्रीड वालों को किया, और आइस जो इन्होंने वर्ड दिया उससे पूरे हेट्रेड वाले को इन्होंने राइम करके कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होने दिया। ये बातें पोएट सोच पाते हैं, वो कर जाते हैं, पढ़ते समय इतना इजी वो फील करा देते हैं कि हम गौर नहीं करते हैं, बट अगर आप एनालाइज करने के लिए जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आप विराट कोहली को एक शॉट खेलते हुए देखिए, वो इतना इजी फील कराता है जैसे ये कितना उसके तो बाएं हाथ का खेल है, बट अगर आप करने के लिए जाएं इट इज़ ए लॉट ऑफ सो मच डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो यही आपका ये क्वेश्चन आंसर था, मुझे लगता है यही आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, आई एम श्योर, ठीक है। थैंक यू।